नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। चिकरभाटा के टेंट हाउस में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। नाबालिग युवती को भगा ले जाने वाला आरोपी बालाघाट से गिरफ्तार, हिर्री पुलिस को मिली सफलता। मानसून की तैयारियों में जुटा रेल प्रशासन, संवेदनशील इलाकों में की जा रही सतत निगरानी। कोरोना को हराने बूस्टर डोज शिविर का आयोजन, महापौर ने की नागरिकों से अपील। और सेंट्रल गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में एक दिवसीय सेमिनार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी पुस्तक पर शिक्षाविदों ने व्यक्त किए विचार। ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। चकरभाटा के एक टेंट हाउस में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि टेंट का सारा सामान जलकर खाक हो गया। संचालक को इस आगजनी में लगभग 8 से 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। चकरभाटा के वार्ड क्रमांक 15 से आगजनी की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि रात करीबन 1 बजे टेंट हाउस में अचानक आग लग गई। आग लगा देख मोहल्ले वासियों ने इसकी सूचना टेंट हाउस के मालिक उधम फोटानी को दी। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि इस पर काबू नहीं पाया जा सका। वहीं धू कर टेंट में रखा सामान, पर्दे, कपड़ा, सीलिंग, कंबल, चद्दर, गलीचा, तिरपाल और दूसरे सामान जलकर राख हो गए। नुकसान हुए सामान की कीमत लगभग 8 से 10 लाख रुपए बताई जा रही है। 1 बजे मेरे को मोहल्ले वाले फ़ोन किए और बोले आपके गोडाउन में भयंकर आग लग गई है। तो हम लोग तुरंत आए जल्दी से। तो यहाँ पर मोटर लगा हुआ है, लेकिन ये सब आग यहीं पर थी तो समझ में नहीं आया। तो बेचारे मोहल्ले वाले लोग बहुत हेल्प किए। वो लोग पानी वानी बढ़िया लेके आए। वो लोग भी मोटर वोटर अपना चालू किए, बाल्टी वाल्टी सब लेके आए। बहुत जने आ गए थे और हम लोग दमकल को भी फ़ोन किए, वो भी 20 मिनट में करीब पहुंच गए और उसके बाद में आग पे काबू पाए। बहुत भयंकर आग थी एकदम से। क्या नुकसान हुआ है, कितने का नुकसान हुआ है? नुकसान तो अब ऐसे अनुमान लगा सकते हैं लगभग 8-10 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। आगजनी के मामले में संचालक का कहना है कि टेंट हाउस में आग की ये दूसरी घटना है। वहीं इसकी शिकायत चकरभाटा थाने में भी की गई है। हालांकि टेंट हाउस में आग कैसे लगी ये अभी तक साफ नहीं हो सका है। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। कांग्रेस भवन में बुधवार को हुई बैठक के साथ ही जिले में संगठन चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिले के लिए नियुक्त निर्वाचन अधिकारी योगेंद्र सिंह ने सभी बीआरओ को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। इस महत्वपूर्ण बैठक में जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम पदाधिकारी, सभी सहयोगी संगठन शामिल रहे। जिला और शहर कांग्रेस कमेटी की संयुक्त बैठक कांग्रेस भवन में बुधवार को रखी गई। संगठन चुनाव को लेकर यहां कांग्रेस के जिला निर्वाचन अधिकारी योगेंद्र सिंह योगी पहुंचे थे। इससे पहले जिले के 4 शहरी और 8 ग्रामीण ब्लॉक निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। योगेंद्र सिंह ने सभी बीआरओ से कहा पूरे प्रक्रिया में वे सभी को ध्यान से सुने, उनकी राय जाने, क्योंकि संगठन चुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका है। इससे पहले जिला निर्वाचन अधिकारी योगेंद्र सिंह का पार्टी नेताओं ने स्वागत किया। जिले में शामिल पेंड्रा में बैठक लेने डीआरओ श्री सिंह 23 जुलाई को जाएंगे। इसके साथ ही बैठकें कर अध्यक्ष का नाम तय करने सभी ब्लॉकों में रायशुमारी की जाएगी। ब्लॉक के बाद जिला अध्यक्ष, जिला प्रतिनिधि और प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए सर्वसम्मति बनाने कवायद किया जाएगा। दावेदारों और उनके समर्थकों में समन्वय बैठाने का निर्देश डीआरओ ने दिया है। संगठन चुनाव के अलावा 21 जुलाई को ईडी कार्यालय का रायपुर में घेराव को लेकर भी यहां चर्चा की गई। बैठक में प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारी, अपेक्स बैंक के अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, संसदीय सचिव, विधायक, महापौर, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, मत्स्य बोर्ड उपाध्यक्ष, योग सदस्य, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, विधायक प्रत्याशी, जिला शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जोन कमेटी, सेवा दल, महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, एनएसयूआई निर्वाचित जनप्रतिनिधि, एमआईसी सदस्य, पार्षद, एल्डरमैन, अनुषांगिक संगठन के पदाधिकारी सदस्य शामिल हुए। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। महापौर रामशरण यादव बुधवार को जतिया तालाब में चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लेने पहुंचे। यहां फैली अव्यवस्था ठीक करने उन्होंने ठेकेदार को निर्देश दिया। साथ में काम की गति को बढ़ाने भी कहा। इसके बाद वे वार्ड पार्षद भरत कश्यप के साथ कस्तूरबा नगर मुक्तिधाम पहुंचे। पहले से ज्यादा हरियाली और यहां नागरिकों के घूमने की व्यवस्था, कसरत करने लगाए गए उपकरण देख उन्होंने खुशी जताई और कहा इस जगह का बहु प्रयोग करने के उद्देश्य से यहाँ गार्डन विकसित किया जा रहा है। हेल्थ चेकअप सेंटर और सरकारी राशन दुकान खोल दिया गया है। वर्तमान में तालाब का निर्माण हो रहा है, उसका निरीक्षण करने के लिए
हम सब लोग गए, वहाँ पर अभी काम चल रहा है। एसटीपी का काम लगभग पूर्ण होने की दिशा में है। दूसरा एक और बिल्डिंग बन रहा है जिसमें नीचे में पार्किंग रहेगा, ऊपर में रेस्टोरेंट रहेगा, उसका भी काम द्रुत गति से चल रहा है। और बीच में शिकायत मिला था बाउंड्री गिर गया है, वो भी खड़ा हो गया है। मुक्तिधाम में सामने परिसर में जो उद्यान के लिए जगह छूटा है उसमें उद्यान का डेवलपमेंट कर रहा हूँ। साथ ही साथ ओपन जिम बना दिया है, मोहल्ला क्लिनिक भी यहाँ रखवा दिया गया है, राशन दुकान भी है। तो अब यहाँ पर ऐसा महसूस ही नहीं होता कि हम मुक्तिधाम जा रहे हैं कि और कहीं जा रहे हैं। और मेरा ये उद्देश्य भी था। और मोहल्ले वाले कस्तूरबा नगर में यहाँ उद्यान भी नहीं है। देश में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक को बनाने, बेचने और इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी गई है। अब व्यापारी इसकी जगह दूसरा विकल्प तलाशने में जुटे हुए हैं, लेकिन इससे आम लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुल 19 चीजों पर पाबंदी लगी है। ये सामान वह प्लास्टिक का है जो फेंकने से पहले या रिसाइकल करने से पहले सिर्फ एक बार ही उपयोग में लाया जाता है। इस प्रतिबंध का सीधा असर व्यापारियों पर पड़ा है। बकौल कैट सिंगल यूज प्लास्टिक का अधिकांश हिस्सा बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पर पैकेजिंग इकाइयों में अपने प्रोडक्ट को पैक करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसलिए सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल तब तक होता रहेगा जब तक बड़े स्तर पर यह नहीं बंद होता है। गौरतलब है कि इस तरह के बैन से सारा दबाव छोटे व्यापारियों पर आ जाएगा जो अपने ग्राहकों को पॉली बैग नहीं दे पाएंगे। इससे उनके कारोबार पर असर पड़ रहा है। पैकेजिंग में तो प्रॉब्लम है, माल सप्लाई, गुड सप्लाई, आज जो पैकेजिंग के बिना कुछ हो नहीं पा रहा है कि एक उसका पर्याय बन चुका है। अच्छा, तो उसको कन्वर्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा हर चीज़ को। पूरी तरह से तो प्लास्टिक बैन है ही नहीं ना। और छोटे उद्योगों का जैसे इन्होंने कहा वाकई बहुत इफेक्टिव हो रहे छोटे उद्योग, और कैरी करने में बहुत प्रॉब्लम है हर चीज़ का। तो ये तो बट नेचुरल है कि बिजनेस इफेक्टेड है। छोटे छोटे उद्योगों को उनको बहुत परेशानी हो रही है, सारी चीज़ें हो रही है। संभाग की सबसे बड़ी मंडी व्यापार विहार बिलासपुर की बात करें तो यहाँ भी शासन के नियमों का पालन किया जा रहा है। इसके साथ जो व्यापारी प्लास्टिक का व्यापार करते हैं वे अब इसका विकल्प भी तलाश रहे हैं। कागज और लकड़ियों से बने उत्पाद का उपयोग बाजार में किया जा रहा है। इसके साथ ही पन्नी के स्थान पर डिस्पोजल प्लास्टिक बाजार में उपलब्ध है, लेकिन इन सामानों का मूल्य काफी ज्यादा है। पन्नी के विकल्प के तौर पे जैसे कुछ सामान आए हैं अपने यहाँ, जैसे ये पन्नी है कंपोजेबल, एक बताइए हाथ, कंपोजेबल पन्नी। ये क्या है, 3 महीने 4 महीने इसकी लाइफ रहती है। 4 महीने के बाद ये सड़ जाती है। जैसे आप इसको हाथ लगाकर यूँ फटना चालू हो जाएगी। ये काफ़ी महंगा पड़ रहा है, उसके नाम से इसकी बिक्री आधी हो गई है। देखिए व्यापारी तो वैसे ही परेशान है, पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी, फिर महंगाई। अब जो हम प्लास्टिक वालों के लिए जो ये सब नए नियम आए हैं, उससे क्या है, ग्राहक को हम कई चीज़ें ऐसी है कि हमारे पास क्लियर नहीं है, हम ग्राहकों को समझा नहीं पा रहे हैं। कुल मिलाकर प्लास्टिक बैन होने से छोटे व्यापारियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसके साथ ही अब आम लोगों को महंगाई की मार का भी सामना करना पड़ेगा। कुल मिलाकर बड़े उद्योगपतियों को ही इसका फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। नाबालिग युवती को बहला फुसला कर ले जाने वाले आरोपी युवक को पुलिस ने मध्य प्रदेश के बालाघाट से गिरफ्तार कर लिया है। पिछले 1.5 साल से नाबालिग को आरोपी ने अपने घर में रखा हुआ था, जिसे पुलिस ने सुरक्षित बरामद कर लिया। अपहरण और गुमशुदगी जैसे मामलों को निराकरण करने हिर्री पुलिस एक्टिव हो गई है। 1.5 साल पहले हिर्री के कबरा कांपा से एक नाबालिग लड़की का अपहरण हो गया था। पुलिस लगातार पता तलाश में जुटी हुई थी, मगर लोकेशन नहीं मिलने से मामला अनसुलझा पड़ा हुआ था। इधर इस मामले में परिजन भी परेशान थे। पुलिस को जैसे ही लोकेशन मिला, टीम मध्य प्रदेश के बालाघाट पहुंची और आरोपी युवक शत्रुघ्न ध्रुव के कब्जे से अपहृत बालिका को सुरक्षित बरामद कर लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी युवक ने बताया कि 1.5 साल पहले कमाने खाने सूरत गए हुए थे, तभी युवती से जान पहचान हुई। इसके बाद वह नाबालिग का पीछा करते हुए उसके घर तक जा पहुंचा और बहला फुसला कर उसे अपने साथ मध्य प्रदेश ले आया। पीड़िता जब लगातार पतासाजी की जा रही थी और इसी में कल लोकेशन प्राप्त हुआ कि पीड़िता जो है बालाघाट में इसका लोकेशन दिखाया। तत्काल हमने टीम गठित कर बालाघाट के लिए रवाना किया
और वहाँ पर पहुंचकर दिए गए लोकेशन पर पीड़िता को सुरक्षित बरामद किया गया और आरोपी को भी साथ में लाया। पुलिस इस मामले में पकड़े गए आरोपी शत्रुघ्न ध्रुव के खिलाफ धारा 363, 366, 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की है। हम आपको बता दें कि हिरी थाने में गुमशुदगी और अपहरण के लगभग 60 मामले दर्ज थे। मामलों को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी ब्रिजलाल भारद्वाज ने लगभग 4 दर्जन मामलों का निराकरण करा लिया है। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। ट्रैक्टर में लगने वाले केज व्हील को चोरी कर ले जा रहे 3 चोर को मालिक ने खमतराई के पास पकड़ लिया और उन्हें सरकंडा पुलिस के हवाले कर दिया। परसाही निवासी बुधराम पटेल और अरुण लसहेल ट्रैक्टर में लगने वाले केज व्हील को अपने घर के बाहर रखे हुए थे। मंगलवार की देर रात हुसैन मोहम्मद और रमेश गोड़ इसे चोरी कर ऑटो में ले जा रहे थे। तभी इसकी भनक मालिक को लगी और उसने चोरों को रंगे हाथों धर दबोचा। सरकंडा पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर न्यायालय में पेश किया है। एक्सीडेंट में घायल युवक का बाइक चोरी करने वाले आरोपी को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रार्थी संदीप सिंह ने 1 जुलाई को रिपोर्ट दर्ज कराया था कि चिंगराजपारा के पास गाय को बचाने के प्रयास में वह गिर गया था। इसी दौरान किसी ने उसका वाहन पार कर दिया। पुलिस ने चिंगराजपारा निवासी संदीप सिंह के पास से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। 5 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप शहर के एक निजी अस्पताल के संचालक पर लगा है। एसपी को दिए गए ज्ञापन में युवती ने कहा कि सरकारी अस्पताल में नर्स की नौकरी लगाने के लिए परिचित अभिषेक एक्का को उसके भाई ने बैंक से लोन लेकर रुपया दिया था। सरकारी अस्पताल में नौकरी लगाने के नाम पर निजी अस्पताल संचालक पर युवती ने 5 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया है। एसपी को दिए ज्ञापन में अनीमा लकड़ा ने कहा है, पिछले साल नवंबर में उसके चचेरे भाई ने चेक के जरिए रुपए अभिषेक एक्का को दिया था। अब तक नौकरी लगाई और न रुपए लौटाए। नर्सिंग स्टाफ का ही नौकरी लगा दूंगा बोल के, तो वही हुआ। पैसा देने के बाद उन्होंने बोला कि आप अभी तक नौकरी लगाने तक आप मेरा हॉस्पिटल में ड्यूटी करो, अगर लग जाएगा उस समय के बाद फिर दूसरे जहाँ लग जाएगा वहाँ चले जाना, इस टाइप का। अब क्या बोलता है जब आप लोग पैसे मांगते? अभी हम लोग बीच में बोला हमको कि नौकरी में क्या, इसमें नर्सिंग स्टाफ का नौकरी में क्या रखा है, हम डॉक्टर बना देंगे तुमको, ऐसा बोला। तो नहीं, फिर वो तो बहुत उलझने वाला बात है, ये तो हो नहीं सकता। हमको तो जान रहे हैं हम कि काम नहीं हो सकता, उस किसी से भी नहीं हो सकता है, लेकिन वो ऐसे ऐसे बोलता है। उसका फिर बोलता है कि 30% का 50% का ये कर दूंगा, पार्टनरशिप बन जाओ आप लोग बोल के भैया से बोलता है, मेरे से भी बोलता है। चचेरे भाई के साथ एसपी से शिकायत करने पहुंची युवती ने बताया, काफी समय तक सरकारी नौकरी नहीं लगी, तब अभिषेक ने उसे अपने हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी पर रख लिया, लेकिन 1 माह के भीतर उसे काम से निकाल दिया। पुरानी जान पहचान और सजातीय होने से दयावती अस्पताल के संचालक ने इसका बेजा फायदा उठाकर 5 लाख रुपए झटक लिया। फिलहाल मामले में शिकायत एसपी से की गई है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। उसलापुर के वार्ड नंबर 3 शारदा विहार के एक सूने मकान पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। निजी कंपनी में काम करने वाले राजेश साहू ने सकरी थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसने बताया कि 19 जुलाई की देर रात अज्ञात तत्वों ने ताला तोड़कर मकान में प्रवेश किया। अलमारी में रखे करीब 1.25 लाख के सोने चांदी के जेवर और नगद 22,000 रुपए चोरी कर लिया। बारिश के मद्देनजर संवेदनशील क्षेत्रों में रेलवे ने सतर्कता बढ़ा दी है। इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारी इन दिनों मानसून पेट्रोलिंग में जुटे हुए हैं। मौके पर तैनात रहकर और पैदल घूमकर नजर बनाए हुए हैं। रेलवे में भी मानसून पेट्रोलिंग का नियम है, इसका पालन करने के लिए रेलवे ने तैयारी पूरी कर ली है। पेट्रोलिंग उन जगहों पर की जा रही है जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, जिन स्थानों में ट्रैक नदी नालों के ऊपर है, बारिश होते ही वहां पानी भर जाता है या फिर ट्रैक के बहने का खतरा रहता है। इसके साथ ही बड़ी नदियों में बने रेलवे ब्रिज पर सतत निगरानी की जा रही है। इस स्थिति में यदि ट्रेनों का परिचालन होता है तो बड़ी दुर्घटना होने की आशंका रहती है। ऐसा ना हो इसलिए रेलवे अपने मैदानी अमले को मानसून पेट्रोलिंग के लिए सजगता बरतने के लिए निर्देश दिया है। इसके मद्देनजर 24 घंटे संवेदनशील क्षेत्रों में स्टाफ की तैनाती है। जगह जगह तैनात स्टाफ व मोबाइल स्टाफ पूरे समय संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर रख रहा है। इसके अलावा
प्रतिदिन की स्थिति से अधिकारियों को अवगत भी कराया जाता है। इंजीनियरिंग विभाग के अलावा अन्य विभाग भी अपने अपने स्तर पर सतर्कता बरतते हुए ठोस उपाय करने में जुटे हैं। संकेत व दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक विभाग बिजली से संबंधित व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने में जुटे हैं, तो OHE विभाग तार का मेंटेनेंस और इसमें बाधा पहुंचाने वाले वृक्षों की छटाई का काम पूरा कर लिया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बहुत ही विषम भौगोलिक परिस्थितियों में विस्तृत रेलवे है। एक तरफ जहां मैदान है तो दूसरी तरफ वहीं पर घाट सेक्शन, पहाड़ियां और जंगल भी हैं। हाई ग्रेडियंट भी यहाँ पर है। कई बार खास करके भनवार टंक पेंड्रा के बीच में, इधर दधोरा जामगा के बीच में, और यहाँ पर मानसून पूर्व तैयारी पहले से कर ली जाती है। इसमें कि पेड़ों की ट्रिमिंग शामिल है और जो लूज चट्टानें हैं, जो लूज बोल्डर्स हैं, वो पहले हटाया जाता है। ट्रैक के दोनों तरफ पानी जाने के लिए नाला जो बना है उसको साफ़ किया जाता है। इसके अलावा लोहे की जालियाँ भी लगाई जाती है ताकि लूज चट्टानें ट्रैक पर गिरे नहीं। और इसके साथ ही जो पेट्रोलिंग, हमारे गैंगमैन, ट्रैकमैन जो पेट्रोलिंग करते हैं, वो पेट्रोलिंग भी 24 घंटे चलती रहती है ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना होने पर कंट्रोल रूम को सूचना पहुंच जाए। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में संवेदनशील क्षेत्र रायगढ़ झारसुगड़ा, रायगढ़ कोरतलिया, ईब झारसुगड़ा, बिलासपुर अनूपपुर अंबिकापुर में सतत निगरानी रखी जा रही है। जोन के तीनों डिवीजन में कुल मिलाकर 92 संवेदनशील क्षेत्र हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में चल रही सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को जन तक पहुंचाने के लिए अब भूपेश सरकार ट्रेनों की मदद ले रही है। राज्य में चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों को प्रचार का माध्यम छत्तीसगढ़ सरकार बना रही है। पैसेंजर ट्रेनों के जरिए गरीबों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं का राज्य सरकार हर क्षेत्र तक पहुंचाएगी। इसके लिए सरकार ने रेलवे से 1 साल का अनुबंध किया है। रेलवे को इस कॉन्ट्रैक्ट से राजस्व मिलेगा, वहीं सरकार की योजनाओं का प्रचार होगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के चीफ प्यारो साकेत रंजन ने बताया, रायपुर डिवीजन के साथ ही 14 मेमू ट्रेनों में प्रचार प्रसार का कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। वहीं सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ट्रेनों में सफर करने के दौरान यात्रियों को मिलेगी। बिलासपुर रायपुर मार्ग के पेंडेडी से मस्तूरी बाईपास के लिए ब्रिज का निर्माण कराया गया था, मगर घटिया निर्माण कार्य के चलते ब्रिज धसकने लगा था। हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगने के बाद इधर NHAI के अधिकारियों ने पुल को फिर से तोड़कर नए ब्रिज तैयार कर लिया है। अब एक बार फिर से इस ब्रिज पर गाड़ियां दौड़ने लगी हैं। शहरी स्वास्थ्य संविदा महिला कर्मियों ने कोरोना संक्रमण के समय का TA-DA मांगा है। इनका कहना है कि पिछले 1 साल से ये भुगतान लंबित है। अब उनकी ड्यूटी फिर से कोरोना टीकाकरण में लगा दी गई है। जिला स्वास्थ्य एवं कल्याण अधिकारी को दिए ज्ञापन में लंबित TA-DA की मांग की गई है। गौरतलब है कि शहरी स्वास्थ्य संविदा महिला कर्मियों से शहर के बाहर भी कार्य लिया गया था, जिसके लिए उन्हें अपने से व्यय करना पड़ा था। 70,000 मजदूर जब हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में प्रवेश किए थे, उनका हम रात को 10 बजे 11 बजे रात तक हम स्क्रीनिंग करते थे। तब से लेकर आज तक सर हम कोविड-19 में पूरा भरपूर अपना सहयोग दिए, क्योंकि हम उस स्वास्थ्य कर्मी से हम जुड़े हुए थे। इसलिए हम लोग बिना अपना स्वार्थ छुपाए हुए हम जन सेवा के रूप में हम कार्य किए वहाँ पे। लेकिन जो सरकार के द्वारा जो हमारा फंड मिलना था, जो हमें TA-DA लंच जो भी मिलना था सर, वो हमको आज तक नहीं मिला। कितने बार हम सर तक पहुँचाए, इस बात को कलेक्टर साहब तक पहुँचाए, संचालनालय तक पहुँचाए, लेकिन उसका हम अभी तक कोई रिप्लाई नहीं है, भुगतान नहीं मिला है सर। और हम जहाँ पे पाते वहाँ पे हम ड्यूटी लगाते हैं, तो हम 10,000 की नौकरी में हम कहाँ तक सर हम अपना खर्चा वहन कर पाएंगे। सर जिम्मेदार हैं हम लोग का, हर एक ड्यूटी बिना लिखित आदेश दिए बगैर हम लोग को कॉल करके ड्यूटी लगा देते हैं, और उसका पैसा भी हम लोग को कहीं जगह में भी लगा देते हैं, और उसका कोई मानदेय अभी तक हम लोग को नहीं दिया गया है। मवेशियों की सुरक्षा के लिए चलाए जाने वाला अभियान रोका छेका फिर से शुरू हो गया है। निगम प्रशासन ने मवेशियों को उठाने अभियान शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में बीच सड़कों पर मवेशियों का जमावड़ा रहता है। इससे वाहन चालकों को आने जाने में परेशानी और हादसे का हरदम खतरा बना रहता है। शहरी गौठान और नगर निगम में काऊ केचर उपलब्ध होने के बाद भी सार्वजनिक स्थलों में गाय और बैलों का जमघट देखा जा रहा है। निगम ने अभियान चलाकर मवेशियों को काऊ केचर में गौठानों तक भेजा जा रहा है। बढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। चिकरभाटा के टेंट हाउस में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान।
नाबालिग युवती को भगा ले जाने वाला आरोपी बालाघाट से गिरफ्तार, हिर्री पुलिस को मिली सफलता। मानसून की तैयारियों में जुटा रेल प्रशासन, संवेदनशील इलाकों में की जा रही सतत निगरानी। कोरोना को हराने बूस्टर डोज शिविर का आयोजन, महापौर ने की नागरिकों से अपील। और सेंट्रल गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में 1 दिवसीय सेमिनार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी पुस्तक पर शिक्षाविदों ने व्यक्त किए विचार। कोरोना जैसी महामारी का सामना करने वाले वार्ड क्रमांक 65 में बूस्टर डोज के लिए शिविर का आयोजन किया गया। मेयर रामशरण यादव ने भी जनता से बूस्टर डोज लगाने की अपील की है। कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, यही कारण है कि अब शासन प्रशासन के साथ आम जनता को भी चिंता सताने लगी है। बुधवार को वार्ड नंबर 65 शास्त्री नगर के गुरु विहार में बूस्टर डोज के लिए शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में वार्ड की जनता को जागरूक करने महापौर रामशरण यादव शामिल हुए। उन्होंने कहा कि कोरोना एक बार फिर पैर पसार रहा है, ऐसे में खुद को और परिवार को सुरक्षित रखने वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है। महापौर ने बिलासपुर वासियों से बूस्टर डोज लगवाने की अपील की है। फिर से कोरोना धीरे धीरे पैर पसार रही है। बिलासपुर में भी 15, 20, 25, 16 इस तरह से निकलना शुरू हो गया है। इसलिए हम सब लोग को इस ओर ध्यान देना चाहिए, सावधानी बरतना चाहिए। और सभी लोगों से मैं अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि जिनको अगर टीका नहीं लगा है प्रथम टीका लगवा लें। जिनको टीका लग चुका है पहले से वो लोग बूस्टर डोज लगवा लें, ताकि आने वाले समय में कोरोना से बचा जा सके। वार्ड पार्षद राजेश शुक्ला ने बताया कि शिविर का मुख्य उद्देश्य सभी को सुरक्षित रखना और वैक्सीनेटेड करना है। जनता की मांग के अनुरूप शिविर को आगे बढ़ाया जाएगा। आज वार्ड क्रमांक 65 शास्त्री नगर में शासन के निर्देश पर बूस्टर डोज का आयोजन किया गया है। जिनको पहला और सेकेंड डोज लग चुका है वो आज यहाँ पर बूस्टर डोज लगवा लें। सभी से निवेदन किया गया है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर वो बूस्टर डोज लगवाएं। अभी तो 1 रोज का हम रखे हैं, अगर मांग रहा तो इसको और आगे बढ़ाएंगे। प्रदेश सहित शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अगर प्रिकॉशनरी डोज नहीं लिया गया तो स्थिति विकट हो सकती है। यही कारण है कि अब वार्ड पार्षदों सहित आम लोगों को भी बूस्टर डोज के लिए जागरूक होना चाहिए। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। कोविड-19 के संक्रमितों की संख्या में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। इधर बूस्टर डोज लगाने वाले लोगों की संख्या भी लाखों में है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इस ओर कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं। वर्तमान स्थिति में 9 लाख से अधिक लोगों को बूस्टर डोज लगाया जाना है, जिसे लेकर लगातार कलेक्टर मैराथन बैठक ले रहे हैं। जनता में जागरूकता की कमी और लचर स्वास्थ्य महकमे के चलते अभी लक्ष्य से वे कोसों दूर हैं। हालांकि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जल्द ही लक्ष्य प्राप्त कर लेने की बात कह रहे हैं। कोरोना के केस भी थोड़ा बढ़ रहे हैं। हमारे 163, 165 हो गए हैं और जिसमें 5 एडमिट हैं। और इसके लिए मैंने आज रेलवे हॉस्पिटल गया था, वहाँ से उनसे भी बात की कि आप स्टेशन में सभी को वैक्सीनेशन करा दीजिए, कंप्लीट करा दीजिए। वैक्सीनेशन तो काफ़ी कंप्लीट है करना में, रोज़ कम से कम 10,000 लगाना है बूस्टर प्रिकॉशन डोज, है ना। वो अभी 6,000, 7,000, कल 7,500, 8,000 लगे हैं, हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा हमारा। एक ही छत के नीचे फर्नीचर की विशाल रेंज के साथ दामरो फर्नीचर शोरूम खुल गया है। बेड सेट, सोफा सेट के साथ ही घरों को सजाने के लिए यहाँ आकर्षक चीजें उपलब्ध हैं। घर ऑफिस को सुसज्जित बनाने में फर्नीचर की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। समय के साथ लोगों की रेडीमेड चॉइस ने इस व्यवसाय में उछाल लाया है। यही कारण है कि शहर में सबसे बड़े शोरूम और फर्नीचर की विशाल श्रृंखला के साथ दामरो फर्नीचर शोरूम ग्राहकों की सेवा के लिए तैयार है। व्यापार विहार स्थित ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल के सामने स्थित इस शोरूम में आकर्षक छूट के साथ सोफा, रिक्लाइनर चेयर, ऑफिस चेयर, बेड, टेबल के अलावा घरों को लैविश रूप देने के लिए कई चीजें एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं। दामरो कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर के मुताबिक यह बिलासपुर की सबसे बड़ी फर्निशिंग शोरूम है। उन्होंने कहा कि एक ही छत के नीचे सभी तरह के फर्नीचर उपलब्ध कराए गए हैं। बिलासपुर वासियों से एक बार सेवा का मौका देने की अपील की गई है। हमारा 13 फैक्ट्रीज 35,000 एम्प्लॉयज भी काम कर रहे हैं। ये पूरा डिजाइन एंड मॉडर्न फर्नीचर
विथ रिटर्न वारंटी हम बेच रहे हैं फर्नीचर को। पूरा हमारा शोरूम ये वाला 105 का शोरूम है, वो ये वाला पूरा छत्तीसगढ़ में 3rd वाला। पूरा एक्चुअली हमारा पूरा रेंज मॉडर्न और ट्रेडिशनल का रहेगा। हमारा बेडरूम, ऑफिस, लिविंग पूरा रेंज मिलेगा। हमारा पूरा मतलब किसी को फर्नीचर का रिक्वायरमेंट रहेगा तो पूरा आने के बाद पूरा घर का होम सोल्यूशन हमारे पास मिलेगा। दीवान सेट, सोफा सेट के साथ ड्रेसिंग टेबल और कंप्लीट बेडरूम सेट भी यहाँ उपलब्ध है। बुधवार को पूजा अर्चना के साथ इस नए प्रतिष्ठान का उद्घाटन किया गया। लोकसो टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में आयोजित नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की कार्यशाला में शिक्षाविदों ने अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच MOU भी हुआ। सभी ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति मातृभाषा में अध्ययन अध्यापन पर जोर देगी। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में आयोजित नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की कार्यशाला के तृतीय दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर M.K. वर्मा शामिल हुए। उन्होंने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की प्रासंगिकता को रेखांकित किया और कहा कि यह आज की आवश्यकता है और इसमें शोध को नई दिशा मिल रही है। साथ में उन्होंने इस क्षेत्र में चुनौती को भी चिन्हांकित कर इस दिशा में शोध कार्य को आगे बढ़ाने के लिए शोधार्थियों और छात्रों से निवेदन किया। उन्होंने कहा कि यह हमें देखना है कि एक ही शब्द के विभिन्न समानार्थी शब्दों को मशीन किस प्रकार किसी विशेष संदर्भ में चिन्हांकित कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति मातृभाषा में अध्ययन अध्यापन पर जोर देती है। इसमें बच्चों को रिसर्च के लिए और कार्य करने के लिए कि नेचुरल लैंग्वेज में हम ट्रांसलेट कैसे करें। जो इंजीनियरिंग, मेडिकल और इसकी सब किताबें अंग्रेजी में हैं उसको हम ट्रांसलेट कैसे करें। अलग अलग बंगाली से लेकर के मराठी और हिंदी सभी 12 भाषाओं में जो हम कैसे ट्रांसलेट करें, नई किताबें कैसे लिखें। इस सब चीज़ों के लिए जो मशीनी रूप से हमको मदद चाहिए, जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से, वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और डीप लर्निंग के ऊपर में वर्कशॉप हो रहा है। कार्यक्रम के अध्यक्ष विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी ने मुख्य अतिथि की बात को आगे बढ़ाते हुए कार्यशाला के विषय की प्रासंगिकता को रेखांकित किया और विभाग को कार्यशाला हेतु बधाई दी। कार्यशाला संयुक्त रूप से कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन विभाग, साइंस एवं इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, विज्ञान एवं तकनीक विभाग, भारत सरकार के द्वारा किया गया। दोनों विश्वविद्यालय के बीच इसको लेकर MOU भी हुआ। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी गई पुस्तक Modi@20 ड्रीम्स मीट्स डिलीवरी पर गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यहां आए शिक्षाविदों ने पुस्तक पर लिखी बातों पर अपने विचार व्यक्त किए। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखित पुस्तक Modi@20 ड्रीम्स मीट्स डिलीवरी पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। रजत जयंती सभागार में आयोजित संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे शामिल हुए। वहीं संगोष्ठी की विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर नीलांबरी आर दवे, पूर्व प्रभारी कुलपति एवं विभागाध्यक्ष गृह विज्ञान विभाग, सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट, गुजरात रही एवं अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल ने की। राष्ट्रीय संगोष्ठी में देश के 21 गणमान्य हस्तियों द्वारा लिखित पुस्तक के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार आइडिया ऑफ इंडिया को कैसे आकार दे रहे हैं, इस पर चर्चा हुई। ग्रामीण विकास में यदि महात्मा गांधी जी की बात करें, महात्मा गांधी जी का यदि आप लोगों ने महात्मा गांधी जी का जो दर्शन रहा ग्रामीण विकास में यदि आप पढ़े हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें उन्होंने ग्रामीण की विकास की जो संकल्पना होती थी वो पूरी जो है एक तरीके से एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी की बात करते थे। और पूरा आप सभी जानते हैं कि भारतवर्ष की 75% से भी ज़्यादा आबादी जो है वो भारत ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। धीरे धीरे जहाँ पे ग्रामीण विकास लोगों की नज़र से ओझल हुआ वहाँ कई समस्याएं खड़ी होना शुरू हो गई। उनके साथ उन्होंने काम किया है पिछले दिनों से, वो बचा रहे हैं। उनको लगता है कि क्या सक्सेस है, भारत की एक नाम पूरे विश्व में बना है।
शुरुआत से सिस्टम हो रहा था, फिर हम सब अब जाने लगे थे कि फॉरेन विजिट्स करके आए हैं। ज़्यादा ना हो तो आपको लर्निंग प्रोसेस को सुनना। थैंक यू और जय भारत। राष्ट्रीय संगोष्ठी में विश्वविद्यालय के प्राध्यापक व छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम विजन से लेकर उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला गया है। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय प्रशासन वर्ष 2022 में यूनिवर्सिटी का मूल्यांकन नैक से कराने की तैयारी में है। स्थापना के बाद से अब तक विश्वविद्यालय का नैक से ग्रेडिंग नहीं हुआ है। प्राध्यापकों और संसाधनों की कमी के चलते अब तक यूनिवर्सिटी की ग्रेडिंग नहीं हो पाई थी, जबकि इस विश्वविद्यालय से संबद्ध कई महाविद्यालय नैक से अच्छी ग्रेडिंग प्राप्त कर चुके हैं। कुल सचिव डॉक्टर सुधीर शर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय स्तर पर नैक कोऑर्डिनेशन की टीम बना दी गई है, जो 7 बिंदुओं पर काम कर रही है। हम आपको बता दें कि नैक से मूल्यांकन होने के बाद यूजीसी ग्रेडिंग प्राप्त संस्थानों को वित्तीय सहायता के साथ ही कई तरह की सुविधाएं प्रदान करती है। विश्वविद्यालय के लिए अलग मापदंड होते हैं और कॉलेजेस के लिए अलग मापदंड होते हैं। हमने नैक कोऑर्डिनेटर बना दिया है और नैक के जो प्रमुख क्राइटेरियाज हैं 7, उसके लिए अलग अलग प्राध्यापकों की भी हमने नियुक्ति कर दी है और वो सारी सूचनाएं एकत्रित की जा रही हैं। एक सेल होता है जिसको कि IQAC बोलते हैं, इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल, उसका भी गठन 2 साल पहले ही हमने कर दिया था, जिसकी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है जब नैक का प्रोसेस हम शुरू करते हैं। तो स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए प्रार्थना सभा के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। अब प्रार्थना सभा की शुरुआत राज्य गीत से की जाएगी। राज्य गीत के लिए 1 मिनट 15 सेकंड, शपथ के लिए 1 मिनट, प्रेरणा गीत के लिए 2 मिनट, समाचार पत्र वाचन के लिए 5 मिनट, नैतिक और प्रेरक कहानी के लिए 5 मिनट और राष्ट्रगान के लिए 52 सेकंड का समय निर्धारित किया गया है। अब इसका पालन जिले के स्कूलों में किया जाने लगा है। अवैध नशे का सामान बिक्री करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कमर कस ली है। मंगलवार को उसलापुर में नशे का सामान बेच रहे कोटा नेवरा निवासी विक्रांत साहू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी से 100 नग नशीली टेबलेट जब्त कर NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष आमीन मेमन मंगलवार को पहली बार बिलासपुर पहुंचे। इस दौरान उनका जगह जगह आतिशी स्वागत किया गया। कांग्रेस भवन पहुंचकर अमीन मेमन ने कांग्रेस जनों के साथ बैठक की। भव्य स्वागत के लिए आभार प्रकट करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर धर्म और जाति के जरिए नफरत फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ सरकार सभी वर्गों के लिए काम कर रही है और वर्ष 2023 में कांग्रेस की सरकार फिर से बनाने के लिए अल्पसंख्यक विभाग अभी से तैयारी कर रहा है। श्री मेमन ने बताया कि सभी जिलों का दौरा करने के बाद अल्पसंख्यक विभाग का पद बांटा जाएगा ताकि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो सके। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहला दौरा है, संगठन के तौर पे नया रिसफल करना है और साथ ही साथ जो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार है, उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है और आने वाले चुनाव के लिए हमें ब्लॉक स्तर तक, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की एक टीम तैयार करनी है। जिस तरीके से देश का वातावरण बना हुआ है, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आप देख लीजिए छत्तीसगढ़ में आज माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार है, अल्पसंख्यक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस संगठन पार्टी की कोशिश की कि सबका कांग्रेस के संगठन में इस देश को नीति में इस देश को आगे बढ़ाने को और इसी सब को लेकर अल्पसंख्यक विभाग का गठन किया गया। क्योंकि जब भी कभी फंड होना होता है, जब कभी MLA की टिकट बढ़ती है, जब कभी सांसदों की टिकट बढ़ती है, पुराने समय में देखा जाता है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को कम टिकट मिलती है और वो कैसे संगठन में काम करें, कैसे सत्ता में भागीदारी करें, कैसे नीति बनाने में भागीदारी करें, इसलिए कांग्रेस का अल्पसंख्यक संगठन और तमाम संगठन बनाया गया, किसान मोर्चा बनाया गया। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक ले इरशाद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।